Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी राइज सीरीज। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये कम्प्लीटली फ्रॉग को डेडिकेटेड है। और ये फ्रॉग एक चीज़ याद रखना कि नीट के सिलेबस में है नहीं, क्लियर है ना। तो एम्स के सिलेबस में तो पढ़ना है हमें, तो इसे कवर अप करेंगे। और अगर तुम्हें ध्यान दिया होगा तो अर्थवॉर्म पे भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर करवाए नहीं होंगे, क्योंकि अगर अर्थवॉर्म पे भी तुम प्रीवियस 33 ईयर के क्वेश्चंस देखो, प्रीवियसली तुम अगर 33 ईयर्स के क्वेश्चन देखो तो अर्थवॉर्म पे बेसिकली लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वही अगर हम फ्रॉग की बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर है ना। तो प्रीवियस सोच लो 33 ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए तो इसका क्या ही इंपॉर्टेंस होगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी नीट वालों का दिमाग फिरता है तो बीच से 1-2 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं ना, तो रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ना बेसिकली फ्रॉग, तो इसका एनाटॉमी जो भी है, इसका एनाटॉमी जो है वो मोस्टली ह्यूमन से मिलता जुलता है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक तरह से ह्यूमन के रिस्पेक्ट में हम उन सब चीज़ों को समझेंगे भी, क्लियर है ना। तो यहाँ तक तो समझे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे शुरू क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे हम लोग फ्रॉग का। तो मॉर्फोलॉजी समझते हो क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर होता है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या बोलती है एनसीईआरटी। हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या तुमने कभी फ्रॉग के स्किन को टच किया है? अगर तुम टच करोगे ना तो वो स्लिपरी होगा, बेसिकली हाथ से ना फिसल सा जाएगा। अगर तुम उसके पकड़ने की कोशिश करोगे तो फिसल सा जाएगा। तो देखो कैसा है, स्किन स्मूथ है तुम्हारा, साथ साथ स्लिपरी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो किसकी वजह से ये ऐसा है, तो वहां पे म्यूकस प्रेजेंट है, क्लियर है ना। तो म्यूकस बेसिकली तुम्हारे एक तरह से वाइली सब्सटेंस, स्लिपरी सब्सटेंस होते हैं एक तरह से, क्लियर है ना। तो जिसकी वजह से ये तुम्हारे हाथों से फिसल सा जाता है। तो स्किन कैसा हो गया, स्मूथ हो गया, स्लिपरी हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे म्यूकस प्रेजेंट है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन ए मॉइस्ट कंडीशन। देखो ये म्यूकस है तो ये इसे मॉइस्ट कंडीशन में भी मेंटेन करके रखेगा, क्लियर है ना। अब यहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन से फायदा क्या हो जाएगा, तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर लेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर है ना। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, डॉर्सल समझ रहे हो, ऊपर वाला पार्ट, डॉर्सल मीन्स अपर पार्ट, वेंट्रल मीन्स लोअर पार्ट, समझते ही होगे, याद होगा ये सब, है ना। डॉर्सल क्या होता है तुम्हारा, तो डॉर्सल तुम्हारा अपर पार्ट होता है, क्लियर है ना। और वेंट्रल क्या होता है तुम्हारा, तो वेंट्रल तुम्हारा लोअर पार्ट होता है, ओके। तो फ्रॉग का अगर तुम ऊपरी हिस्सा देखोगे, जैसे देखो यहाँ पे ये जो ट्रंक दिखा रहा है ना, तो ये सारे पोर्शन जो तुम्हें दिख रहे हैं दीज आर द डॉर्सल पोर्शंस। तो डॉर्सल पोर्शन अगर तुम देखोगे तो जनरली ऑलिव ग्रीन का होगा विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। देखो कहीं कहीं ये देखो इरेगुलर स्पॉट्स दिख रहा है ना, जैसे तैसे ये छोटे छोटे काला से कलर के, है ना। तो यही सब, इन्हीं सब स्पॉट्स के बारे में बोला गया है, क्लियर है। ऑन द वेंट्रल साइड अगर नीचे की ओर देखो तो क्या होगा, स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। तो नीचे में कुछ ऐसा तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, स्पॉट्स वगैरह। नीचे अगर थोड़ा सा देखो तुम, यहाँ पे दिख रहा है जो है ना, ये तुम्हें व्हाइट जैसा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कोई स्पॉट वगैरह नहीं दिखेगा, सिंपल सा हल्का येलो कलर का होगा, क्लियर है ना। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। क्योंकि देखो वाटर के बिना ना अंदर का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो सब चलेगा ही नहीं सही से, क्योंकि वाटर एक इम्पॉर्टेंट मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस, है ना। साथ साथ चीजों के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, क्लियर है। जैसे ब्लड ही है तो ब्लड में वाटर है तभी तो वो चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, क्लियर है। और भी चीजें हैं, है ना। तो इसीलिए वाटर एक क्रूशियल बेसिकली एलिमेंट बन जाता है हमारे लिए, है ना, क्रूशियल कंपाउंड बन जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे समझो कि ये वाटर पीता तो नहीं है, लेकिन ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन से। तो यहाँ पे देखो एक तुम्हें अमेजिंग फैक्ट पता चला ना कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, क्लियर है, फ्रॉग पानी नहीं पीता है, जबकि उसका जो स्किन होता है वो हाँ एब्जॉर्ब करता है। बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। इसके बॉडी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि हम कॉकरोच वगैरह को बांट रहे थे तीन में ना बेसिकली, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसे करके। यहाँ पे तुम दो रीजन में बांट सकते हो, द फर्स्ट इज हेड एंड द सेकंड वन इज ट्रंक। तो ये देखो तुम्हारा इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, दिस वन इज द हेड पोर्शन, बाकी के जो पोर्शन तुम्हारे हो गए वो ट्रंक वाले पोर्शन हो गए, क्लियर है ना। तो यहाँ तक समझे। इसके बाद देखो नेक
एंड टेल आर एब्सेंट। नेक और टेल यहाँ पे एब्सेंट होगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही कॉम्पैक्टली ये सटे से होंगे। क्लियर है ना? देखो नेक कब होता, जब हेड और ट्रंक के बीच में कोई एक स्पेस सा आता। क्लियर है ना? और उसे जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे हेड और ट्रंक तो खुद एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्टली टच में है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे नेक की जरूरत है ही नहीं। ओके, अबव द मॉथ, अगर मॉथ के ऊपर देखो तो यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें, ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जिससे कि वो बेसिकली एयर को इनहेल करेगा। नॉस्ट्रिल मीन्स बेसिकली नेजल चैम्बर समझ सकते हो, इज प्रेजेंट। आईज आर बल्ज्ड, आईज क्या होंगे, बाहर की ओर निकले होंगे। एंड कवर्ड बाई नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, दैट प्रोटेक्ट्स देम वाइल इन वाटर। तो वाटर में जाते टाइम क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे जानवरों में बेसिकली नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन तुम्हें देखने को मिलता है। तो देखो होता क्या है, जैसे हमारे आईज में नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन बहुत सारे बर्ड्स वगैरह में भी तुम देख सकते हो नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन तुम्हें दिख जाएगा। वो देखो होता क्या है, ये देखो ऊपर वाला ये जो एक लेयर दिख रहा है, अब आँख के ऊपर एक पतला सा ट्रांसपेरेंट टाइप का, बेसिकली ट्रांसलूसेंट होता है, वो ट्रांसलूसेंट टाइप का एक अलग से लेयर होगा। तो उससे भी ये आंखों को बंद कर लेता है ताकि क्या हो सके, तो धूल वगैरह या पानी वगैरह जो भी कुछ है ना, उससे ये प्रोटेक्शन कर सके अपने आईज को। क्लियर है? यहाँ पे तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होगा जो कि प्रोटेक्ट करेगा वाइल इन वाटर। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज, आईज के दोनों ही साइड एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम प्रेजेंट होगा जो कि ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे टिम्पेनम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को याद रखना। रिसीव्स द साउंड सिग्नल, जो कि साउंड के लिए सेंसिटिव होंगे, यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे तुम्हारे फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। द फोर लिम्स, फोर लिम्स किसकी बात की गई है, आगे वाले की, है ना, और हिंड लिम्स पीछे होगा। द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, क्योंकि ये तुम्हें देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हें बेब्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। क्लियर है ना? ये तुम्हें बेब्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इस वजह से इसे तैरने में मदद मिल जाती है। क्लियर है? यहाँ पे तो स्विमिंग हो गया, साथ ही साथ वॉकिंग में भी हेल्प करता है। लिपिंग, देखो लिपिंग का मतलब क्या होता है, लिपिंग का मतलब होता है अचानक से जंप करना विद ए ग्रेटर फोर्स, ताकि एक ऊंचाई को अचीव कर सके। कभी फ्रॉग को उछलते हुए देखे हो, एक जंप लगाएगा ना तो अच्छा दूर तक वो मतलब बेसिकली चला जाता है भाग के, मतलब कि एक तरह से जंप करके। तो लीपिंग का मतलब, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लीपिंग का मतलब हो गया टू जंप, to jump with a greater force। तो एक अच्छा अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के अचानक से उछलना, सो दिस इज कॉल्ड लीपिंग। एंड बुरोइंग, बुरोइंग तो समझते ही हो, गड्ढा खोदना बेसिकली, है ना। सो इन सारे में इसका फंक्शन देखने को मिलता है बेसिकली, इसके फोर लिम्स और हिंड लिम्ब का। तो फोर लिम्स और हिंड लिम्ब का फंक्शन क्या क्या है, स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में और बरोइंग में। द हिंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स, हिंड लिम्ब में कितने डिजिट्स होंगे, हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होंगे। एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्ब दैट एंड्स इन 4 डिजिट। तो ये इंपॉर्टेंट है, फोर लिम्ब में 4 डिजिट और हिंड लिम्ब में 5 डिजिट। डिजिट नहीं समझ में आ रहा है तो फिंगर समझ, क्लियर है ना। तो वो जो एक्सटेंशन निकला होता है ना हैंड में, सो दैट इज डिजिट एक्चुअली। तो यहाँ पे 4 डिजिट हो गए तुम्हारे फोर लिम्ब में, और हिंड लिम्ब में तुम्हारे 5 डिजिट होंगे। क्लियर है ना। और ये तुम्हारा लार्जर होगा और मस्कुलर होगा, ज्यादा लार्जर और ज्यादा मस्कुलर होगा। ये तुम्हारा लार्जर होगा और ज्यादा साथ ही साथ मस्कुलर होगा। क्लियर है ना। देन फोर लिम्ब, ओके। अगर कंपैरिजन में देखें तो आगे बात करते हैं, फीट हैव बेब्ड डिजिट्स। देखो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेब्ड डिजिट्स हैं। ओके, बेब्ड डिजिट करने का मतलब क्या हुआ ना, कि जैसे देखो हमारे डिजिट्स अगर तुम देख रहे हो, ये सारे जो है ना, इन्हीं को डिजिट्स बोल रहे हैं। तो इनके बीच में कुछ बेसिकली अटैच नहीं है, लेकिन अगर यही बेब्ड होता ना तो यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन होता है इस तरह से अटैच, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तुमने बत्तख का पैर देखा है, उसके भी पैर बेब्ड होते हैं, तो वैसे ही तुम्हें फ्रॉग का भी बेब्ड दिखेगा, यानी 2 डिजिट के बीच में कुछ बेसिकली मेम्ब्रेन होगा जो कि उसे अटैच करके रखेगा। सो दैट इज बेब्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ पे, जो कि उसे तैरने में हेल्प करता है, दैट हेल्प्स इन स्विमिंग, जो कि मैंने पीछे भी बताया था तुम्हें। आगे देखो, फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। अब यहाँ पे देखो, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म तुम्हें पता है, जो ऐसा कैरेक्टर, बेसिकली एक्सटर्नल कैरेक्टर, जिसे देख के ही तुम पता कर लो कि ये मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है।
क्लियर है ना। जैसे कॉकरोच में क्या था, कॉकरोच में तुम्हारा एनल स्टाइल था, याद करो, है ना। एनल स्टाइल, साथ साथ तुम्हारा कॉडल ग्लैंड का प्रेजेंस, ये दोनों तुम्हारे मेल में दिख रहे थे, फीमेल में ये प्रेजेंट ही नहीं था, याद करो, है ना। तो दैट वाज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तुम्हें देखने को मिलेगा। कैसे? तो मेल frog can be distinguished by the presence of sound producing vocal sacs and also a copulatory pad on the first digit ऑफ द फोर लिम्ब। फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में तुम्हें कॉपुलेटरी पैड दिखेगा, जो कि कॉपुलेशन में बेसिकली हेल्प करेगा इसे, जो कि फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें जल्दी से हम लोग हाईलाइट करते हैं। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट बात यही है, क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है अगर सिंपल वे में, इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा भी ना तुमसे तो ज्यादा अंदर जाके पूछेगा नहीं, क्लियर है ना। इसलिए इसे मैं ज्यादा डिटेल भी नहीं कर रहा हूँ कॉकरोच की तरह। देखो कॉकरोच हमारे सिलेबस में है, उसे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल भी बताया तुम्हें, है ना। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ज्यादा मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा, क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे जा सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं पूछे जा सकते हैं, क्लियर है ना। बट ये भी ध्यान में रखना है कि पिछले 33 सालों में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे गए यहाँ से, क्लियर है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो मेल फ्रॉग, यहाँ पे male frog can be distinguished by presence of sound producing vocal sacs and also a copulatory pad। कहाँ पे? तो on the first digit of forelimb, ये याद रखना है, क्लियर है ना। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज क्या याद रखोगे? तो दूसरा चीज यहाँ पे मैंने क्या बोला था, डिजिट का नंबर कहाँ गया वो, देखना है यहाँ पे। द हिंड लिम्स ends in 5 digits and they are larger and muscular than the forelimbs, क्लियर है ना। that ends in 4 digits। तो ये हो गया तुम्हारा दो चीज। बाकी तो तुम्हारा नॉर्मल है सब कुछ, क्लियर है ना। वाइली है यहाँ पे, मतलब स्लिपरी है, दैट इज मॉइस्ट है। यहाँ पे तुम्हें म्यूकस प्रेजेंट है। डॉर्सल साइड में तुम्हें ऑलिव ग्रीन इरेगुलर स्पॉट्स हैं, वेंट्रल साइड में तुम्हें पेल येलो दिख रहे हैं, क्लियर है ना। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स हैं, नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, चाहो तो याद रख सकते हो। आईज क्या होते हैं, बल्ज्ड होते हैं एंड कवर्ड बाय नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। बस इतना ही याद रखना, क्लियर है ना। चलो, और टिम्पेनम किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एनाटॉमी समझेंगे, फ्रॉग की ही एनाटॉमी समझेंगे। तो एनाटॉमी जब हम पढ़ेंगे यानी इंटरनल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी पढ़ने से पहले एक चीज समझो कि यहाँ पे हम हर सिस्टम को बारी बारी से देखेंगे। तो जो सबसे पहला सिस्टम है ना हमारा, वो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम क्या देखने जा रहे हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम। देखना है यहाँ पे, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एक्चुअली, क्योंकि ये देखो एम्फीबियंस है। तो एम्फीबियन तक तुम जाओ तो उधर तो तुम्हें ऑर्गन सिस्टम ही दिखेगा ना भाई, तुमने पढ़ रखा ऑलरेडी डाइवर्सिटी में। सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव। तो ये 6 सिस्टम तुम्हें बारी बारी से पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हर सिस्टम में बस कुछ पॉइंट्स होंगे, जो सीक्वेंस जो होंगे उन्हें याद करना, क्लियर है ना। मैं बतलाऊंगा आगे। तो यहाँ पे शुरू क्या कर रहे हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर है ना, विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी में हम काफी आगे आ चुके हैं, कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं हम, क्लियर है ना। कॉर्डेटा में भी टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं, तो वहां पे बेसिकली हम लोग काफी आगे आ चुके हैं डाइवर्सिटी में। तो ये काफी ज्यादा एडवांस भी है, तो इसीलिए यहाँ पे डेवलप्ड होगा सारे ऑर्गन सिस्टम, और उनका फंक्शंस वगैरह भी सब कुछ सही तरीके से असाइंड होगा, क्लियर है ना। फिगर यहाँ पे 7.20। चलो देख लो फिगर किस चीज का दिया है भाई। ये देखो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है बेसिकली। इधर स्टमक, इधर तुम्हारा हार्ट वगैरह यानी सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, किडनी वगैरह भी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। तो सारे ही के सारे बॉडी पार्ट्स यहाँ पे दिखा दिए गए हैं, डिफरेंट जो बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स है ना। चलो इसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम किसकी बात कर रहे हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल आएगा। अब एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम माउथ टू एनस, जो पार्ट होता है ना, जो पाथ होता है ना बेसिकली, उसी को हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आएंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड किसके लिए? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड से तो इंजाइम्स निकालेंगे ना तुम्हारे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तुम्हारे इंजाइम्स रिलीज करेंगे। द एलिमेंट्री कनाल इज शॉर्ट। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, इसे समझना होगा तुम्हें।
कि एलिमेंट्री कनाल के बारे में बोला जा रहा है कि ये शॉर्ट है। द क्वेश्चन इज कि क्यों शॉर्ट है भाई। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा है एनसीईआरटी ने कि बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे बनता है ना कि चलो ठीक है कार्निवोरस है, तो कार्निवोरस में आखिर इंटेस्टाइन का लेंथ को क्यों रिड्यूस कर दिया गया, बड़ा रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम था, है ना। तो यहाँ पे देखो समझो, एक चीज समझो कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, यहाँ पे समझना, जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, इनमें लार्जर इंटेस्टाइन होते हैं। इस चीज को समझो तुम पहले, लार्जर इंटेस्टाइन, क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों, क्योंकि हर्बीवोर्स के अंदर एक पार्टिकुलर सब्सटेंस होता है दैट इज द सेल्यूलोज। इसे सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है और सेलुलोज एक ज्यादा बेसिकली कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक सब्सटेंस है, क्लियर है ना, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से बोल सकते हो। यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, है ना, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, क्लियर है ना। ये तुम्हारे पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं बेसिकली, है ना। तो इसे तोड़ने के लिए, इसे डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू द अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन फैट्स इटीसी, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए इंटेस्टाइन भी तो बड़ा रहना चाहिए ना, तभी तो ज्यादा समय तक वो इंटेस्टाइन में टिका रहेगा और सारे चीजों का डाइजेशन, मतलब पूरा सेलुलोज का डाइजेशन सही तरीके से हो पाएगा। इस चीज को समझे। तो सेलुलोज के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि सेलुलोज खाता है हर्बीवोर तुम्हारा, है ना, तो इसीलिए, और सेलुलोज भी देखो क्यों खाता है, इस चीज को भी तुम समझो, क्योंकि प्लांट का ये स्टोरेज बेसिकली मटेरियल है। प्लांट में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, सेलुलोज के फॉर्म में। जैसे एनिमल में होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, वैसे ही प्लांट में होता है सेलुलोज के फॉर्म में। एंड डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स मोर टाइम देन द यू कैन से ग्लाइकोजेन और प्रोटीन्स वगैरह, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लार्जर तुम्हारे इंटेस्टाइन होते हैं। लेकिन ये कार्निवोर्स है ना, तो कार्निवोर्स को सिंपली प्रोटीन्स वगैरह डाइजेस्ट करना है, क्योंकि देखो कार्निवोर खाएगा क्या, किसी दूसरे एनिमल को खाएगा, तो दूसरे एनिमल को खा रहा है, तो एनिमल में जो स्टोर्ड फूड है वो तुम्हारा ग्लाइकोजेन है या प्रोटीन्स है, बेसिकली उसके सेल्स वगैरह प्रोटीन के ही बने 60% पार्ट, तो प्रोटीन या फैट को डाइजेस्ट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा बड़ा इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं होती है। तो इस चीज को याद रखना, ओके। तो ये चीज याद रखोगे। आगे बढ़े, तो मॉथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में यहाँ पे लिखता चलता हूँ जिस तरह से यहाँ पे एनसीईआरटी बोलता जा रहा है, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो मॉथ किस में खुल जाएगा, मॉथ खुल जाएगा बक्कल कैविटी में, क्लियर है ना। इसे तुम भी एनसीईआरटी में कहीं साइड से लिख लेना जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ओके। सो माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी दैट लीड्स टू ऑइसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। तो बक्कल कैविटी के बाद पहले आएगा फेरिंग्स, क्लियर है ना, कंफ्यूज मत होना, पहले ऑइसोफेगस मत लिख लेना, इसके बाद आएगा तुम्हारा ऑइसोफेगस, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थ्रू फेरिंग्स, ऑइसोफेगस अब क्या है, तो ऑइसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू स्टमक। अब इसके बाद ऑइसोफेगस कहाँ जाएगा, तो ये तुम्हारा स्टमक में खुलेगा, which in turn continues as the intestine, और ये तुम्हारा फिर चला जाएगा इंटेस्टाइन में, क्लियर है ना, इंटेस्टाइन। और इसके बाद फिर क्या चला जाएगा, तो नीचे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं साइड में लिख देता हूँ, इसके बाद इंटेस्टाइन के बाद इधर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे फिर रेक्टम है, क्लियर है ना, रेक्टम, एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड द बॉडी बाई क्लोएका। तो लास्ट में ये तुम्हारा क्लोएका है। अब इसे फिगर से समझोगे, क्लियर है ना, यहाँ तक तुम्हारा बस यही लिखा गया और कुछ भी नहीं है, बस इसे सीक्वेंस दिया गया जो कि पैराग्राफ बना के लिख दिया गया है, कहानी बना के, है ना। तो इसे समझोगे, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ ऑइसोफेगस से शुरू किया है, ऑइसोफेगस के पहले तुम्हारा क्या होगा, तो यहीं पे तुम ऐड कर सकते हो फेरिंग्स होगा, और उसके पहले क्या होगा, तो मौत होगा, क्लियर है। अब यहाँ देखो ऑइसोफेगस के बाद स्टमक दिख रहा है तुम्हें, इसके बाद इंटेस्टाइन दिख रहा है तुम्हें, अब ये देखो इंटेस्टाइन इस तरह से यहाँ पे आया, दिस वन इज रेक्टम दिख रहा है तुम्हें, और ये लास्ट में एक ओपनिंग दिख रहा है, क्लियर है ना, ओपनिंग, दिस इज द क्लोइकल अपर्चर जिससे निकलेगा बेसिकली, और ये तुम्हारा जो हो गया अंदर का पोर्शन दैट इज क्लोइका। तो देखो सीक्वेंस समझो, मौथ, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, सॉरी रेक्टम,
देन क्लोएका, क्लियर है ना, और लास्ट में तुम्हारा क्लोइकल अपर्चर। अपर्चर तो बेसिकली ओपनिंग है, तो ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जो कि तुम्हें साइड से दिखाया गया है, यानी ये वाला पार्ट देखो जो जिसे मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, बेसिकली ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, सो दिस वन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद और भी सिस्टम है इसमें, तो उसे बाद में देखेंगे, फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम समझ गए। और तुम्हें याद अगर कुछ रखना है तो ये सीक्वेंस याद रख लेना, क्लियर है ना, ये सीक्वेंस याद रख लेना, फिगर के बगल में लिख लेना सीरियल नंबर से एरो लगा के, है ना, ताकि तुम्हें याद रहे, सीक्वेंस भूलना नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। लीवर की बात करते हैं यहाँ पे, तो लीवर सिक्रीट करता है यहाँ पे बाइल जूस, जैसा कि ह्यूमन में भी है, ह्यूमन में भी लीवर तुम्हारा बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि तुम्हारा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, क्लियर है ना। और पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है। अब पैनक्रियाटिक जूस में तुम्हारा क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होंगे, यहाँ पे तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होंगे, क्लियर है ना। और ये बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस तुम्हारा जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट को उसको तोड़ता है, दैट इज इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि यूं कहो कि फैट के डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्प कर देता है ये, क्लियर हुआ यहाँ तक। कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग। अब इसके लोब मतलब टंग कैसे होते हैं, तो बाइलोब टंग होते हैं, दो लोब वाले टंग होते हैं, इसे याद रखोगे, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इस वाले पूरा पैराग्राफ में तुम्हें कुछ भी नहीं याद रखना है, बस ये सीक्वेंस याद रख लेना है, क्लियर है ना, ये सीक्वेंस याद रख लेना या फिर इसे लिख लोगे इस सीक्वेंस को, क्लियर है ना। और टंग कैसा है, तो बाइलोब्ड है। लीवर क्या कर रहा है, तो बाइल जूस निकाल रहा है, और पैनक्रियास क्या कर रहा है, तो पैनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है। और लीवर और बाइल दोनों जो निकलता है ना, तो एक कॉमन डक्ट से बेसिकली जाके वो इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है, देखो आगे वो दिया होगा। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। तो ये स्टमक में चल रहा है, स्टमक में जो डाइजेशन हुआ ये किसका हुआ, तो स्टमक में तुम्हारा HCl निकला। अब HCl क्या करता है, तो गैस्ट्रिक जूसेस को बहुत सारे को एक्टिवेट करता है, क्लियर है ना। तो ये गैस्ट्रिक जूस हो गया जो HCl यहाँ पे सॉरी HCl निकला, और साथ ही साथ यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकला, क्लियर है ना, गैस्ट्रिक जूस जो कि तुम्हारे स्टमक के वॉल से निकला, क्लियर है। अब यहाँ पे डाइजेशन हुआ, इस गैस्ट्रिक जूस में बेसिकली डाइजेशन किया, HCl ने इसे एक्टिवेट करने का काम करता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे हुआ पार्शियल डाइजेशन, यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, काइम। तो स्टमक से जो फूड निकल जाएगा, स्टमक से जो फूड बाहर जाएगा, क्लियर है ना, इससे क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे काइम, क्लियर है। स्टमक से जो फूड बाहर निकल जाएगा इसे हम बोलेंगे काइम, ओके। याद रखना इस चीज को, ह्यूमन के केस में भी सेम काइम ही बोलते हैं, जो स्टमक से फूड बाहर निकल के जाता है इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद ये काइम कहाँ जाएगा, तो काइम गोज टू इंटेस्टाइन, ये कहाँ जाएगा, तो इंटेस्टाइन में जाएगा, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट है, यहीं पे ये जाएगा, क्लियर है। तो स्टमक से ये कहाँ चला गया, ड्यूडेनम में चला गया, क्लियर है। द ड्यूडेनम रिसीव्स द बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट, एक कॉमन डक्ट के थ्रू इसमें बाइल जूस भी आएगा और पैनक्रियाटिक जूस भी आएगा। अब देखो बाइल क्या करेगा, बाइल इमल्सिफाइज फैट, इमल्सिफिकेशन का मतलब समझ लो कि जैसे ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना फैट के, तो इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना ही कहलाता है इमल्सिफिकेशन, क्लियर है। ये केमिकल डाइजेशन तो नहीं है, बट फिजिकल डाइजेशन समझ सकते हो, क्योंकि जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया ना, तो अब इस पे बेसिकली तुम्हारा एंजाइम एक्ट करके और इसे सही तरीके से डाइजेस्ट कर सकता है, यानी कि उसे आसानी होगा एक तरह से समझो तो, है ना। तो ये इमल्सिफिकेशन करता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और
प्रोटीन का डाइजेशन करता है, साथ साथ फैट का भी करता है बेसिकली। क्लियर है, इतना याद रहेगा। फाइनल डाइजेशन की अगर बात करते हैं तो टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं फिंगर लाइक फोल्ड्स, जिसे कि हम विलाई या माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाएगा। ये माइक्रोविलाई या विलाई क्या करता है, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू रेक्टम, ये रेक्टम में चला जाएगा और ये क्लोएका से बाहर निकल जाएगा, यानी एक्सक्रीशन हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखो फिर से चलते हैं डायग्राम पे और यहीं पे कुछ कुछ बातें समझ लेते हैं हम। तो देखो बातें क्या समझनी है, समझना है यहाँ पे। तो तुम्हारा मॉथ में क्या है, तो यहाँ पे बाइलोब्ड बेसिकली जो टंग है उससे ये कैप्चर किया फूड को। क्लियर है ना? तो यहाँ पे चलो पहला पॉइंट लिखता हूं मैं, फूड इज कैप्चर्ड बाई बाइलोब्ड टंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद ये मॉथ फेरिंग्स ऑसोफेगस से होता हुआ लीवर, सॉरी लीवर नहीं, स्टमक में आया। क्लियर है ना? लीवर ने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे बाइल जूस निकाला, जिसने क्या किया, तो इसने किया इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसके बाद स्टमक में आया, स्टमक में क्या क्या आ रहा है, तो HCl आ रहा है और साथ ही साथ गैस्ट्रिक जूस आ रहा है। क्लियर है ना? अब स्टमक में जो फूड इंटेस्टाइन में आया, क्लियर है ना, यहाँ पे जो फूड आ गया, इन सारे फूड को हम क्या बोलेंगे, तो इसको काइम बोलेंगे। ये क्या है, तो दिस वन इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। क्लियर हुआ? जो कि स्टमक से इंटेस्टाइन में आया है। ओके, अब इंटेस्टाइन में देखो, इंटेस्टाइन में क्या है, तो ये जो लीवर है, लीवर का जो सिक्रीशन है, क्लियर है ना, तो लीवर का जो सिक्रीशन देखो गॉल ब्लैडर में तुम्हारा स्टोर हुआ है इस तरह से। क्लियर है ना? और यहाँ पे देखो पैनक्रियाज तो तुम्हारा दिखाया नहीं है। क्लियर है? तो पैनक्रियाज का भी सिक्रीशन बेसिकली आता है और ये दोनों के दोनों सिक्रीशंस आके गिरते हैं इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे लिख सकते हो रिसीव्स, रिसीव्स पाइल प्लस क्या, तो पैनक्रिएटिक जूस। तो ये तुम्हारा बाइल और पैनक्रिएटिक जूस रिसीव किया। इसके बाद तुम्हारा रेक्टम में आकर स्टोर हुआ है ना, और फाइनली तुम्हारा ये क्लोइका, क्लोइका में बेसिकली ये स्टोर हुआ है ना। रेक्टम में थोड़ा बहुत तुम्हारा वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ पे तुम्हारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, और यहाँ पे क्लोइका तक आया और ये फाइनली क्लोइकल अपर्चर से बाहर निकल गया। क्लियर है? तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का रिमूवल हो गया। सो दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ किसका, तो फ्रॉग का देख रहे हैं बेसिकली। ओके, और यहाँ पे देखो विलाई और मैक्रोविलाई भी है। इंटेस्टाइन में ही इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं बेसिकली, जैसे कि माइक्रोविलाई बोलते हैं इंटेस्टाइन में ही। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। आगे बढ़े, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग जो दूसरा सिस्टम देख रहे हैं दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। तो देखना यहाँ पे, फ्रॉग रिस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर, तो लैंड में भी और वाटर पे भी, तभी तो इसको एम्फीबियन बोलते हैं ना। बाई टू डिफरेंट मेथड्स, दो डिफरेंट मेथड्स हैं। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो इसे क्या बोलेंगे, जहाँ पे स्किन तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोल देंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे लिखा भी है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, तो ऑक्सीजन जो भी प्रेजेंट है वाटर में वो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है ना? अब अगर बात करते हैं लैंड पे, तो बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो यहाँ पे सारे के सारे तुम्हारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह
काम करेंगे। और यहाँ पे याद रखना रेस्पिरेशन बाय लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो ये सारे नॉर्मल टर्म्स है बेसिकली, ये जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ फ्रॉग में ही पढ़ो, तुमने डाइवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ा है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना। द लंग्स आर ए पेयर ऑफ इलोंगेटेड pink colored sac like a structure present in the upper part of trunk region, that is thorax में air enters through the nostril, बताया मैंने, जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है, into the buccal cavity and then to the lungs, इसके बाद ये lungs में चला जाता है। ओके, during aestivation and hibernation, तो यहाँ पे देखो दो टर्म तुम्हें दिया गया है, एक एस्टिवेशन, दूसरा तुम्हारा हाइबरनेशन। सो एस्टिवेशन इज सिंपली, इसे हम बोलते हैं समर स्लीप। क्लियर है ना? एंड हाइबरनेशन इज सिंपली विंटर स्लीप। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर बेसिकली बढ़ जाता है समर सीजन में, तो ये क्या करता है, अपना बेसिकली वरों में जाके अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह को स्लो डाउन कर देता है। क्लियर है ना? और हाइबरनेशन में भी सेम कंडीशन, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर घटने की वजह से, यानी विंटर सीजन में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अगर चला जाएगा बेसिकली ये वरों में, तो यहाँ पे स्किन के थ्रू ही यहाँ पे क्या होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं जल्दी से हाईलाइट किए देता हूँ यहाँ पे। तो एक तो तुम याद रखोगे कि अगर स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसे क्यूटेनियस बोलेंगे, और अगर लंग्स से हो रहा है, क्लियर है ना, तो चलो यहाँ पे है लंग्स से हो रहा है तो इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्लियर है ना? लंग्स के बारे में याद रखना, आर ए पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, दैट इज थोरैक्स। क्लियर है? और याद रखोगे एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है, तो स्किन से होता है, यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे समझो, रीजन भी समझो, यहाँ पे ऑलरेडी मेटाबॉलिक रिएक्शन घटा हुआ है, तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन तभी चाहिए ना जब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना हो। क्लियर है? तो उस केस में लंग से रेस्पिरेशन करेगा लैंड पे, लेकिन यहाँ पे क्या कर लेगा, स्किन से ही कर लेगा। क्लियर है ना? क्योंकि उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है, मेटाबॉलिक रिएक्शन उसका क्या हो रखा है, स्लो डाउन हो रखा है ना, क्योंकि उसके बॉडी के जो एनर्जी है ना उसे कंजर्व करके रखना है। ओके, सो दैट्स वाई। और ये चीज याद रखना है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में डिफरेंस, एक में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो किया जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर यानी समर सीजन में, और एक में ड्यू टू विंटर सीजन यानी लो टेम्परेचर में। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमें सिस्टम पढ़ना है, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, ये क्लोज टाइप भी है। क्लियर है ना? वेल डेवलप्ड और क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप समझ रहे हो, जिसमें कि तुम्हारे ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड होंगे और हार्ट होंगे, है ना। फ्रॉग्स हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली लिम्फ फ्लो करता है, और लिम्फ इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ ब्लड एक्चुअली, जिसमें कि कुछ प्रोटीन्स वगैरह और आरबीसी वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना? तो वहां पे बेसिकली प्लाज्मा प्रेजेंट होता है थोड़ा बहुत, और तुम्हारा डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है खास तौर से। क्लियर है ना? दैट्स वाई लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है ना, डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट होते हैं बेसिकली, तो दैट्स वाई लिम्फ बोलते हैं इसको, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। आगे देखो, द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये तीन चीज ह्यूमन के केस में भी आएगा जब हम ह्यूमन का पढ़ रहे होंगे फिजियोलॉजी। आगे देखते हैं, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ। अब लिम्फ है क्या, और इसके साथ साथ लिम्फ चैनल्स भी प्रेजेंट होंगे जिससे कि लिम्फ फ्लो कर सके, और लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होंगे लिम्फ में ही। देखो जैसे ये मान लो लिम्फ चैनल है, जैसे कि लिम्फ वेसल भी बोल रहे हैं, तो इसी में ना कहीं कहीं इस तरह से स्वेलिंग दिख जाएगा तुम्हें, कहीं कहीं इस तरह से स्वेलिंग दिख जाएगा, है ना। सो दैट विल बी एक्चुअली लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में क्या होते हैं, यहाँ पे तुम्हारे डब्ल्यूबीसी खास करके भरे पड़े होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में। ये तुम्हारा एक तरह से ना इम्यून सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो ये चीज लिम्फ नोड याद रखना, और लिम्फ चैनल या लिम्फ वेसल याद रखना, और लिम्फ तो तुम समझ ही गए हो।
आगे देखो होगा इसमें भी बेसिकली लिम्फ का मतलब होता है ब्लड में से कुछ कुछ कंपोनेंट होते हैं बेसिकली इसमें, है ना। अगर चलो मैं वैसे बतला देता हूँ, लिम्फ में बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है प्लस तुम्हारा WBC होता है, बस ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट है। ओके, इट हैज 3 चैम्बर, देखो चैम्बर मैंने याद करवाया था एक ट्रिक से, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक ट्रिक बतलाया था PARAM, अगर तुम्हें याद हो तो P फॉर पाइसेस, A फॉर एम्फीबियन, R फॉर रेप्टिलियन, A फॉर एप्स एंड M फॉर मैमल्स। ये सीक्वेंस है ना तुम्हारा कॉर्डेटा के अंदर। ओके, तो पाइसेस में थे तुम्हारे 2 चैम्बर, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में तुम्हारा 3 चैम्बर था, यहाँ पे तुम्हारा क्रोकोडाइल एक्सेप्शन था, और एप्स और मैमेलिया में तुम्हारा 4 चैम्बर था। और इसीलिए ये तुम्हारे वार्म ब्लडेड भी थे, ये तुम्हारे क्या थे, तो वार्म ब्लडेड भी थे, क्योंकि जो एनर्जी चाहिए अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए, वो एनर्जी तुम्हारे 4 चैम्बर हार्ट की वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो जाते हैं, है ना, दैट्स वाई। क्लियर है, और इधर नहीं हो पाते हैं उस तरीके से, तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा होता नहीं है, और ये बेसिकली 3 चैम्बर्ड ही होते हैं। तो ये चीज़ याद रहेगा यहाँ पे। तो 3 चैम्बर्ड हो गए, जिसमें कि 2 एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल होंगे, ये भी मैंने बता दिया था पीछे। ओके, एट्रिया तुम्हारा अपर वाला पार्ट होता है जिसको ऑरिकल भी बोलते हैं, इस तरह से अगर देखा जाए तो ऐसे 2 एट्रिया होगा यहाँ से, और नीचे एक ही वेंट्रिकल होगा। क्लियर है ना, तो दिस वन इज द केस हेयर। आगे बढ़ते हैं। इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, और हार्ट जो होगा बेसिकली कवर्ड होगा एक मेम्ब्रेन से जिसको कि पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलेंगे। ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ज्वाइंस द राइट एट्रियम, एक बेसिकली ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, साइनस वेनोसस बोलेंगे। याद रखना, इट ज्वाइंस, कहाँ ज्वाइन करेगा, तो राइट एट्रियम में ज्वाइन करेगा। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कैबा। तो वेना कैबा देखो, अगर ह्यूमन के केस में देखो ना, अगर तुम 4 चैम्बर, तो जो यहाँ पे जो बेसिकली राइट एट्रियम होते हैं, यही तुम्हारा ब्लड को रिसीव करता है इस तरीके से, है ना, ये ब्लड को रिसीव करता है। ओके, तो यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है ये बेसिकली साइनस वेनोसस बेसिकली ज्वाइन कर रहा है राइट एट्रियम में, जो कि इधर जो भी वेन्स वगैरह है ना उससे कलेक्ट करके, और यहाँ पे बेसिकली आ रहा है तुम्हारा ब्लड। ओके, सो ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ज्वाइंस द राइट एट्रियम एंड इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कैवा। तो यहाँ पे तुम्हारा वेना कैवा प्रेजेंट होगा, ये तुम्हारा ह्यूमन के केस में भी यही होगा। वेना कैवा लार्जेस्ट वीन हो गया जिसमें ढेर सारे वेन्स बेसिकली कनेक्टेड होंगे। द वेंट्रिकल्स ओपन्स इनटू ए सैक, अब देखो ये ऑरिकल्स में आएंगे ब्लड, तो ये तो वेंट्रिकल्स में चले ही जाएंगे, तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे, ओपन्स इनटू ए सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस। अब यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये खुलेगा। क्लियर है ना, जैसे कि क्या बोलेंगे, कोनस आर्टेरियोसस, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर खुल रहा था। क्लियर है, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ज्वाइन कर रहा था इस तरीके से, है ना। ओके, और यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ रहे होगे। तो इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे हम, इसे बोल रहे थे साइनस वेनोसस, और इससे क्या बोल रहे हैं, तो इससे हम बोल रहे हैं कॉर्नस आर्टेरियोसस। ये स्लो क्यों चल रहा है, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, वेंट्रल मीन्स लोअर, तो लोअर पोर्शन में देखिए रहो वेंट्रिकल्स हैं। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाई आर्टरीज, और ये आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएंगे, इसको हम आर्टेरियल सिस्टम भी बोलते हैं। The veins collect blood from the different parts of body to the heart and from the venous system, तो ये venous system से और साथ ही साथ तुम्हारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगा। क्लियर है ना, वेन्स। स्पेशल आर्टरीज क्या करेगा, आर्टरीज तुम्हारा सप्लाई करेगा।
क्लियर है ना। आर्टरीज तुम्हारा क्या करेगा, तो ब्लड को सप्लाई करेगा, है ना, ब्लड को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। और वेन्स तुम्हारे क्या करेंगे, तो ये तुम्हारे ब्लड को कलेक्ट करेगा। ये चीज को याद रखना, ये तुम्हारा कलेक्ट करेगा। ओके, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। तो यहाँ पे स्पेशल कनेक्शन प्रेजेंट होंगे, क्लियर है ना। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके लिए, लीवर के लिए, क्लियर है ना। तो यहाँ पे भी ब्लड क्योंकि जाता है, क्योंकि लीवर के सेल को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे रीनल यानी कि बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो किडनी, क्लियर है ना। लीवर और इंटेस्टाइन तुम्हारा एक ही में आ गया, ये हिपैटिक वाले में ही आ गया, और रीनल वाले में तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो किडनी आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे स्पेशल वेनस कनेक्शन प्रेजेंट होंगे जो कि लीवर तक जाएगा और साथ साथ किडनी तक जाएगा और इंटेस्टाइन तक भी जाएगा, क्लियर है। क्योंकि इंटेस्टाइन के पास भी तो एब्जॉर्प्शन होना है ना फूड का, तो वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में ही तो जाएगा ना, तभी तो पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक वो फैल पाएगा। ओके, द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, बिल्कुल जैसे ह्यूमन में प्रेजेंट था। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसी जिसे कि इरिथ्रोसाइट बोल रहे हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे कि ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं, और साथ साथ प्लेटलेट्स हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं बेसिकली। और यहाँ पे ये सारे सेल्स प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, आरबीसी क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट। यहाँ पे देखो हेमोग्लोबिन तुम्हारा क्या है, तो प्रेजेंट है। याद करो तुम्हारा कॉकरोच में या अर्थवॉर्म में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं था, क्लियर है ना, वहां पे जरूरत ही नहीं थी। ओके, आगे देखते हैं। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। अब यहाँ पे देखो लिम्फ के बारे में दिया, मैंने तुम्हें बता दिया था ऑलरेडी, लिम्फ ब्लड से डिफरेंट है थोड़ा सा। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी, यहाँ पे आरबीसी और प्रोटीन्स एब्सेंट है, इवन प्लेटलेट्स भी एब्सेंट होते हैं, क्लियर है ना। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स, जहां पे भी पहुंचना है वहां पे पहुंचाएगा ड्यूरिंग द सर्कुलेशन, जब वो इधर उधर चल रहा होगा। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। हार्ट जब बेसिकली पंप करेगा तभी तो एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना, और वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाएगा, क्लियर है। तो जल्दी से यहाँ पे देख लो क्या क्या है। यहाँ पे देखो एक जल्दी से हिपैटिक पोर्टल सिस्टम तुम्हारे लिवर इंटेस्टाइन के लिए है, और रीनल पोर्टल सिस्टम तुम्हारे किडनी के लिए है जहाँ पे कि ब्लड पहुंचाया जाएगा, क्लियर है ना। बाकी समझ ही रहोगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ यहाँ पे है, साथ साथ हेमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिम्फ के बारे में याद रखना कि लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी, सिंपल से याद रखोगे। ओके, बाकी तो ये सब चीज तुम्हें नॉर्मल सा पता होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। ओके, तो देखोगे आगे यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली द इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी नाइट्रोजीनियस वेस्ट का जो इलिमिनेशन हो रहा है इज कैरिड आउट बाय ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जस्ट लाइक अदर सिस्टम्स इन फ्रॉग वेल डेवलप्ड है। ओके, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। देखो इसमें क्या क्या है वो याद रखना है तुम्हें। पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है, देन यूरेटर प्रेजेंट है जो कि किडनी से बेसिकली जो डक्ट आता है बेसिकली जो कि यूरिन लेके आता है, यूरेटर। क्लोएका तुमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, याद करो, जहाँ पे कि जाके स्टोर हो रहा था और फाइनली निकल रहा था, क्लियर है ना। और फाइनली ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये चार पार्ट्स हैं यहाँ पे, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान दो कि क्लोएका तुमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी और एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी, तो यहाँ पे ये एक कॉमन पैसेज होगा ना, क्लियर है। बाकी सब चीजों को तुमने वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पढ़ा था, क्लियर है। किडनी, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर को वहां पे तुमने नहीं पढ़ा था। ओके, यहाँ पे देखो सबका अगर फंक्शन देखें तो किडनी तुम्हारा समझ रहे हो बेसिक यूनिट है एक्सक्रीशन का। यूरेटर वो पाइप होता है जो किडनी में जो भी यूरिन बना उसे लेके आता है कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक।
और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है तुम्हारा, और स्टोर होके फाइनली क्लोएका के थ्रू वो बाहर निकलेगा। क्लियर है ना, ये कॉमन ओपनिंग होगा बेसिकली तुम्हारे इजेशन के लिए भी और एक्सक्रीशन यानी कि तुम्हारा मिक्चुरेशन के लिए भी एक तरह से। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे ये कैसे होंगे, तो कॉम्पैक्ट रेड और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होंगे सिचुएटेड ए लिटिल पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, इन द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में पीछे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा तुम्हारा। ये किसकी बात हो रही है, तो किडनी की बात हो रही है बेसिकली, है ना। ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारा बीच में यहाँ पे होता है, क्लियर है ना, डॉर्सल साइड में बीच में प्रेजेंट होता है तुम्हारा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड तुम्हारा किडनी प्रेजेंट होगा। ईच किडनी is composed of several structural and functional unit called uriniferous tubules, और इसी को हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन विंग्स। क्लियर है, अभी मैं इमेज भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। टू यूरेटर, दो यूरेटर होगा यहाँ पे जो कि इमर्ज करेगा एक एक किडनी से इन मेल फ्रॉग। द यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका। और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा कि यूरेटर जो होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है किसमें, तो यहाँ पे याद रखना ये मेल फ्रॉग की बात हो रही है। क्लियर है ना, फीमेल फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है। इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट, अगर ये दोनों की बात करते हैं तो ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका, तो ये दोनों अलग अलग बेसिकली ओपन होंगे। क्लियर है ना, तो यहाँ पे कॉमन एक डक्ट की तरह काम करेगा क्लोएका, मेल बेम बेसिकली। क्लियर है ना, यूरेटर बेसिकली। क्लियर है ना, यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो कि क्लोएका में जाके खुलेगा, तो यूरेटर यहाँ पे एक कॉमन डक्ट हो गया जो कि तुम्हारा यूरिनोजेनाइटल डक्ट मीन्स कि यूरिन भी निकलेगा उससे और साथ ही साथ स्पर्म भी निकलेगा। यूरिनोजेनाइटल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यूरिन भी पास होगा और प्लस साथ ही साथ तुम्हारा स्पर्म भी पास होगा। तो ये दोनों बेसिकली किस डक्ट से पास होगा, तो ये दोनों तुम्हारा यूरेटर से ही पास हो जाएगा। क्लियर है, तो यूरेटर विल बी ए कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म, तो दोनों के लिए यहाँ पे एक कॉमन डक्ट की तरह काम करेगा। और ये फिर यूरेटर जाके खुल जाएगा तुम्हारा क्लोएका में, और क्लोएका से फिर फाइनली बाहर निकलेगा। तो ये मेल की बात हो रही थी। अगर यही फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे यूरेटर अलग से खुल जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे यूरेटर के साथ साथ तुम्हारा ओविडक्ट, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों खुल जाएंगे बेसिकली तुम्हारा एक कॉमन डक्ट में, एंड दैट इज क्लोएका। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई कॉमन यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं हुआ, ये दोनों सेपरेटली जाके खुला। क्लियर है ना, लेकिन यहाँ पे क्या यूरिन और स्पर्म वाले दोनों तुम्हारे खुल गए हैं यूरेटर में, देन यूरेटर तुम्हारा क्लोएका में जाके खुला है। तो ये चीज याद रखोगे, इस पे क्वेश्चन में पूछा गया है। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, एक पतला सा यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा जिसका काम क्या होगा, स्टोरेज ऑफ यूरिन विच ऑल्सो ओपन्स इन द क्लोएका, ये भी क्लोएका में भी खुलेगा, क्लोएका में ही खुलेगा बेसिकली। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड दिस इज यूरियोटेलिक, और यूरियोटेलिक अगर बात करें तो ह्यूमन भी यूरियोटेलिक होते हैं। सो ह्यूमंस आर ऑल्सो व्हाट, यूरियोटेलिक, so humans are also ureotelic animals. Excretory waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted. तो excretory waste जो होंगे वो blood के थ्रू जाएंगे किडनी के पास, किडनी में जाएगा फिर नेफ्रॉन में इंटर करेगा, नेफ्रॉन से फिर वेस्ट मटेरियल को वहां से फिल्टर किया जाएगा और उसे फिर यहाँ क्लोएका के थ्रू बेसिकली और आगे तुम्हारा उसे बाहर निकाला जाएगा, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाएगा। क्लियर है ना, जल्दी से इमेज देख लो, यहाँ पे इसी सिस्टम में था तुम्हारा। यहाँ पे देखो तुम्हारा किडनी दिख रहा होगा, ये तुम्हारा बीच में तुम्हारा नर्व कॉर्ड दिख रहा है। क्लियर है ना, सो सॉरी नर्व कॉर्ड नहीं, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली। तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड अगर तुम देखो तो किडनी, तुम्हें एक किडनी इधर दिख रहा है, दूसरा किडनी इधर दिख रहा है। क्लियर है ना, बीन शेप्ड किडनी। ओके, अब यहाँ पे किडनी में समझो, किडनी में तुम्हें मतलब कि यूनिट्स इसके प्रेजेंट होंगे, नेफ्रॉन्स, इसके अंदर तुम्हारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट भरे पड़े होंगे, इसके यूनिट्स हो जाएंगे। क्लियर है ना, इसके यूनिट्स हो जाएंगे तुम्हारे नेफ्रॉन्स, और इन्हीं नेफ्रॉन्स में
तुम्हारा बेसिकली फिल्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लड भी आएगा तुम्हारा हार्ट से, तुम्हारा यहाँ पे ये वाले पोर्शन से बेसिकली ब्लड फिल्टर होके आ रहा है, यहाँ पे फिल्टर होके नहीं सॉरी, ब्लड बेसिकली आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है ना, जिसमें कि यूजफुल सब्सटेंस और साथ ही साथ वेस्ट सब्सटेंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये नेफ्रॉन्स ने क्या किया, उसे फिल्टर किया और वेस्ट मटेरियल को इस यूरेटर के थ्रू, ये दोनों देखो यूरेटर तुम्हें दिख रहे होंगे, यूरेटर के थ्रू ले आया तुम्हारा ये यूरिनरी ब्लैडर में, क्लियर है। अब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में ये बेसिकली भरेगा, ये फील होगा और फाइनली ये तुम्हारा ये जो क्लोएका है इसी से निकल जाएगा, क्लियर है। सो दिस वाज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फ्रॉग। आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज नर्वस सिस्टम की। यहाँ पे बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम किसका, तो फ्रॉग का। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एम्फीबियंस पढ़ रहे हैं। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पे समझना न्यूरल और इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है। न्यूरल सिस्टम का मतलब होता है तुम्हारा कि जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल कनेक्शन बेसिकली, और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट समझ सकते हो। और इंडोक्राइन सिस्टम में मैसेज को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, बट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सो वी कॉल दीज केमिकल्स एज हॉर्मोन्स। सो वी कॉल दीज केमिकल्स एज हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहे हैं न्यूरल सिस्टम में, और साथ ही साथ केमिकल सिग्नल या फिर हॉर्मोन्स के थ्रू सिग्नल्स आ रहे हैं तुम्हारे इंडोक्राइन सिस्टम में। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाई हॉर्मोन्स। अब यहाँ पे जो डिफरेंट बॉडी है वो एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मैसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये किसके थ्रू कर रहे हैं, तो हॉर्मोन्स के थ्रू भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स होंगे ना वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर होंगे, और बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स होंगे जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स कि एक स्टिमुलेशन आया और वो लंबे समय तक चलता रहा, क्लियर है। सो दैट्स वाई here we use the chemical messenger called the hormones, बट जहाँ पे शॉर्ट टर्म इफेक्ट डालना हो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल मैसेंजर यूज करेंगे, दैट इज न्यूरल कनेक्शन यूज करेंगे यहाँ पे न्यूरॉन्स के थ्रू, विच आर सिक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स तुम्हें पता है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन मैंने बताया था एनिमल टिश्यू में। द प्रोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर, अब ये तुम्हें याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाज, आइलिड्स, एड्रिनल्स एंड गोनेड्स, ये सारे तुम्हारे बेसिकली इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि तुम्हें नाम याद रखना है। यहाँ पे ज़्यादा हमें फंक्शन नहीं पढ़ना है फिलहाल। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स बॉडी के जो सेंटर में प्रेजेंट हो, तो सेंटर में तुम्हारा एक तो ब्रेन प्रेजेंट होता है और दूसरा तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर इसका फ्लो चार्ट देखो तो कुछ इस तरह से होगा, दिस वन इज द ब्रेन। अब ब्रेन के पास यहाँ से ये आया तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर है, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ढेर सारे इधर ब्रांचेस निकल जाते हैं, क्लियर है ना, और ये ब्रांचेस फिर तुम्हारे बॉडी के पेरीफेरी तक जाते हैं, दैट मीन्स डिफरेंट पार्ट्स तक ये फैल जाते हैं, पेरीफेरल पार्ट्स तक, ओके। और ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं बेसिकली। तो जो भी मैसेज अगर पेरीफेरल पार्ट से आना होगा वो इस न्यूरॉन्स के थ्रू, पेरीफेरल पार्ट्स के थ्रू आएंगे, पहले स्पाइनल कॉर्ड में, देन इट इंटर्स इनटू द ब्रेन एक्चुअली, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स किया जाएगा। एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो कि बेसिकली खुद से काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तुम्हारा ऑटोमेटिकली बेसिकली कंट्रोल्ड होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इसमें जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिक नेचर के होते हैं। एंटागोनिस्टिक मीन्स समझना, एंटागोनिस्टिक, सो एंटागोनिस्टिक मतलब कि अपोजिट एक्शन के होते हैं यहाँ पे, ओके। सो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मान लो कि किसी एक्शन को, मान लो हार्ट बीट को उसने बढ़ाया, तो पैरासिम्पैथेटिक उसे क्या करेगा, कम करेगा, ओके। तो इस तरह से दोनों मिलकर एक बैलेंस अचीव करेगा बॉडी में। तो इस तरह से ये दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, यहाँ पे याद रखना है तुम्हें 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व से पूछे जा सकते हैं अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। तो ब्रेन से यहाँ पे 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स निकल रहे हैं। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स, जिसे कि क्रैनियम भी बोल रहे हैं या जिसको स्कल भी बोलते हैं। क्रैनियम को हम स्कल भी बोलते हैं। क्रैनियम को ह्यूमन के केस में खास करके स्कल भी बोलते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेसिकली होंगे यहाँ पे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एज वेल एज हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड्स होते हैं तुम्हारे ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन। मिड ब्रेन की बात करते हैं तो इसमें क्या होंगे तुम्हारे पेयर्स ऑफ ऑप्टिक लोब्स, जो कि बेसिकली विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हिंड ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा सेरेबेलम, जो कि तुम्हारा बैलेंस, बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड साथ साथ मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि डिफरेंट जो तुम्हारे बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है ना। द मेडुला ऑब्लोंगाटा passes out through the foramen magnum and continues into a spinal cord। ये एक स्ट्रक्चर से निकलेगा फोरामेन मैग्नम से और ये फिर स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो, ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट हो गया यहाँ पे, विच इज इंक्लोज्ड इन अ वर्टिब्रल कॉलम। अब स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर है। ये वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली तुम्हें पता है छोटे छोटे बोन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम वाले, और उसी के अंदर तुम्हारे ये मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होते हैं ताकि प्रोटेक्शन दे सके। वर्टिब्रल कॉलम क्या करेगा तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। और यही अगर बात करते हैं क्रैनियम की तो ये भी, इसका भी काम है प्रोटेक्शन ही, लेकिन ये किसे प्रोटेक्शन दे रहा है तो प्रोटेक्शन टू ब्रेन। एक्चुअली ये ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है और ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हारा न्यूरल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम दोनों है, याद रखना है तुम्हें, क्लियर है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड्स याद रखोगे, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रेटिक, एड्रेनल्स, गोनैड्स, ये सारे हैं। नर्वस सिस्टम तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और साथ ही साथ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, पेरीफेरल जो साइड वाले प्रेजेंट होंगे जिसमें कि तुम्हारे क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स निकलेंगे, और साथ साथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होगा, अपोजिट नेचर का होगा। यहाँ पे याद रखना है 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलेगा, क्लियर है ना। यहाँ पे ब्रेन बॉक्स भी होगा। फोर ब्रेन की अगर बात करते हैं तो फोर ब्रेन यहाँ पे देखो, फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो कि बेसिकली स्मेल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर तुम्हारे ये सोचने समझने के लिए बेसिकली मेन पार्ट्स होता है। एंड अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन, एक ये भी पार्ट है। मिड ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स मिल जाएंगे, और हिंड ब्रेन में तुम्हारा सेरेबेलम मिल जाएगा, और साथ साथ मेडुला ऑब्लोंगाटा मिल जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा फोरामेन मैग्नम से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में इंटर करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए तुम्हारा क्या प्रेजेंट है तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन है, जैसे कि टच के लिए अगर बात करते हैं तो सेंसरी पेपली है, टेस्ट के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स हैं, स्मेल के लिए बात करते हैं तो नेजल इपिथीलियम है, विजन के लिए बात करते हैं यानी देखने के लिए तो यहाँ पे आईज हैं, एंड हेयरिंग दैट मीन्स सुनने के लिए टिम्पेनम है, जो कि बेसिकली ईयर का काम कर रहा था, एक्सटर्नल ईयर, तो टिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर्स यानी अंदर के भी पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ईयर तुम्हारा सुनने के लिए, आँख तुम्हारा देखने के लिए, नेजल इपिथीलियम स्मेल करने के लिए, तुम्हारा टेस्ट बर्ड्स ये बेसिकली स्वाद के लिए है ना, टेस्ट के लिए, टेस्ट को फील करने के लिए, और टच को फील करने के लिए सेंसरी पेपली। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स, आईज और इंटरनल ईयर्स की बात करते हैं, आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ये दोनों वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, एंड रेस्ट आर जस्ट सेलुलर एग्रीगेट्स, तो बाकी के क्या है बस कुछ सेल का ना एक्यूमुलेशन होगा, कुछ सेल का ग्रुप होगा। एग्रीगेशन मीन्स सेलुलर, एग्रीगेशन मीन्स सेल का कुछ सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एक्चुअली।
अराउंड नर्व एंडिंग, तो ये नर्व एंडिंग के पास में बेसिकली सेल का एग्रीगेशन होगा। आइज इन फ्रॉग्स आर ए पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे एक पेयर में प्रेजेंट होंगे, स्फेरिकल गोलाकार प्रेजेंट होंगे, सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन अस्कल, अस्कल के ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। दीज आर सिंपल आई, यहाँ पे तुम्हें कंपाउंड आई नहीं मिलेगा, क्लियर है ना, तो सिंपल विजन भी मिलेगा यहाँ पे तुम्हें। पोजेसिंग ओनली वन यूनिट, देखो यहाँ पे तुम्हें ओमेटिडिया नहीं है ढेर सारा, यहाँ पे सिंगल यूनिट है, सिंगल लेंस प्रेजेंट होगा, क्लियर है। जैसे कॉकरोच में याद करो, वहाँ पे 2000 ओमेटिडिया से बने हुए थे उसके आई के लेंस, है ना, जिसमें कि जो अगर वो किसी को देख रहा था तो उसको 2000 पार्ट्स में डिवाइड करके देख रहा था वो। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर दैट मीन्स पिन्ना बेसिकली एब्सेंट होगा यहाँ पे। एंड ओनली टिम्पेनम मीन्स एक छोटा सा होल प्रेजेंट होगा, कैन बी सीन एक्सटर्नली, तो बाहर से बस एक होल देख सकते हो। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, और ईयर क्या है, तो एक ऑर्गन है सुनने के लिए और साथ ही साथ बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में। ओके, चलो आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पे बेसिकली हमें पढ़ना है एक नया सिस्टम, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, सो यहाँ पे हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। फ्रॉग्स पे मेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो दोनों के दोनों ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो एक पेयर ऑफ येलोइश और वाइट टेस्टिस प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हो ओवल शेप्ड के दो टेस्टिस तुम्हें दिख रहे होंगे, विच आर फाउंड एट द हेड, यानी अटैच्ड होते हैं टू अपर पार्ट्स ऑफ किडनी, किसके द्वारा, तो इफ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे कि हम मेसोरेचियम बोलते हैं, इसे भूलना नहीं, क्लियर है। वॉसा इफ्रेंसिया, इसके बाद टेस्टिस के बाद ये तुम्हारा वॉसा इफ्रेंसिया आएगा, क्लियर है ना। 10 to 12 इन नंबर, ये तुम्हारा 10 से 12 में प्रेजेंट होते हैं नंबर में, क्लियर है ना। दैट अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस, दे एंटर द किडनी, ये कहाँ चला जाएगा, सो दिस विल एंटर द किडनी, एक्चुअली किडनी में जाएगा, और यहाँ से फिर ये ओपन होगा इनटू बीडर्स कैनाल, तो किडनी के बाद ये तुम्हारा ओपन हो जाएगा बीडर्स कैनाल में। ओके, और ये यहाँ से फिर चला जाएगा ये कॉमन बेसिकली तुम्हारा जो डक्ट था, याद करो यूरिनोजेनाइटल डक्ट था जो तुम्हारा, जिसमें कि यूरिन भी और साथ ही साथ तुम्हारा स्पर्म भी दोनों आ रहा था ना, तो देखो किडनी से आ रहा है तो यहाँ पे यूरिन भी आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे याद करो तुम्हारा किडनी से बीडर्स कैनाल आ गया बीच में, और वहाँ से फिर स्पर्म भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है तुम्हें यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्लियर है, तो यहाँ पे ये पास करेगा बीडर्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्लियर है, दिस वन इज द पाथ एक्चुअली। ओके, एंड फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू क्लोएका, और फिर यहाँ से ये चला जाएगा क्लोएका से, और क्लोएका से फिर क्लोइकल अपर्चर से बाहर निकलेगा बेसिकली, क्लियर हुआ यहाँ तक। The cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperm to the exterior। यहाँ पे याद रखना है ये तीनों चीज निकाल रहा है, क्लियर है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मेसोरेचियम याद करना है, जो कि डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, जो कि तुम्हारे टेस्टिस को अटैच करके रखे हुए टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी, क्लियर है। इसके बाद दूसरा याद रखना है वासा इफ्रेंसिया का नंबर याद रखना 10 से 12 है, क्लियर है ना। और इसके बाद वासा इफ्रेंसिया जो तुम्हारा है वो किडनी में इंटर कर रहा है, और किडनी के बाद बीडर्स कैनाल में, और बीडर्स कैनाल के बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, इधर मैंने पाथ दिखा दिया है फिगर में। ओके, और फाइनली क्लोइका और क्लोइकल अपर्चर से बाहर निकल रहा है। क्लोइका एक स्मॉल मीडियन बेसिकली चैम्बर है, इसे याद रखना है, मीडियन चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फिकल मैटर, यानी कि इजेशन भी कर रहा है, यूरिन यानी मिक्चुरेशन भी कर रहा है, एंड स्पर्म, तीनों चीज यहाँ पे निकाल रहा है बॉडी के बाहर, क्लियर है ना। यहाँ पे सेपरेट ओपनिंग नहीं है, एक सिंगल ओपनिंग से ही सारे चीज बाहर निकल रहे हैं, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये पाथ जरूर याद रखना, टेस्टिस देन वासा इफ्रेंसिया देन तुम्हारा किडनी देन बीडर्स कैनाल देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट देन क्लोइका देन क्लोइकल अपर्चर। इधर साइड में तुम्हारे एड्रेनल ग्लैंड्स दिखाया गया है, रेक्टम दिखाया गया और यूरिनरी ब्लैडर, जो कि पीछे तुम ऑलरेडी देख चुके हो, क्लियर है ना। आगे बढ़े, इसके बाद देखते हैं फीमेल के बारे में। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, तो ए पेयर ऑफ ओवरीज तुम्हें दिख रहे होंगे, इधर देखो ओवरी तुम्हें दिख रहा है, एक तुम्हारा इस साइड हो गया, दूसरा तुम्हारा इस साइड हो गया, क्लियर है ना। नियर किडनी, किडनी के ही पास में ये भी प्रेजेंट है, एंड देयर द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो
देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी, यहाँ पे कोई किडनी से कनेक्शन नहीं होगा, मेल में कनेक्शन होगा, याद रखना ये डिफरेंस हो गया तुम्हारा, है ना, कि मेल में तुम्हारा किडनी के साथ एडहेयर्ड होंगे तुम्हारे बेसिकली टेस्टिस, बट फीमेल में ओवरी का किडनी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट एराइज करेंगे यहाँ पे फ्रॉम द ओवरीज, दोनों ही ओवरी से, एंड ओपन, ये ओपन होगा तुम्हारा क्लोइका सेपरेटली, यहाँ पे कोई कॉमन डक्ट नहीं है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यहाँ पे दोनों सेपरेटली क्लोइका में जाके खुलेंगे। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 ओवा एट ए टाइम, ओवा मीन्स इमेच्योर एग बेसिकली, ओके, यानी अनफर्टिलाइज्ड बेसिकली बोल सकते हो, इमेच्योर नहीं, अनफर्टिलाइज्ड, ओके। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, यहाँ पे जो मीडियम चाहिए वो क्या चाहिए, तो वाटर। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व ए लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल, तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल जाएगा। टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट, और यहाँ पे बेसिकली टैडपोल से तुम्हारा एडल्ट का फॉर्मेशन ही मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अक्रेंस ऑफ डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स इन लाइफ, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि टैडपोल्स में तुम्हारे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एडल्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे तुम्हारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखने को मिल जाता है तुम्हें, ओके। चलो थोड़ा सा और बचा यहाँ पे, फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल है, क्यों, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, ये क्रॉप को भी बचा रहा है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव इन द इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम में जो भी फूड चेन या फूड वेब का जो पार्ट बन रहा है वो बेसिकली तुम्हारे एक तरह से बैलेंस बनाने का काम करते हैं इकोसिस्टम में। अगर उसमें से कोई भी एक डिस्टर्ब हुआ तो तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन, कहीं कहीं पे इसे खाया भी जाता है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन के कंपेरिजन में इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स किसको बोल रहे थे, आरबीसी को बोल रहे थे, है ना। इन फ्रॉग, फ्रॉग के आरबीसी में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है ह्यूमन के कंपेरिजन में, सो विदाउट न्यूक्लियस बट विथ हीमोग्लोबिन, तो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे यही डिफरेंस है, जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग में तुमने पढ़ा होगा अगर ध्यान से एनसीईआरटी सही तरीके से, तो यहाँ पे तुम्हें न्यूक्लिएटेड थे, यहाँ पे तुम्हें न्यूक्लिएटेड थे, बट ह्यूमन के केस में जो मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी होते हैं वो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना, अगर तुम्हें याद हो तो मैच्योर्ड मैमेलियन जो आरबीसी होते हैं, मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बिकॉज दे हैव टू ट्रांसपोर्ट एक्चुअली ऑक्सीजन, तो उसके लिए यहाँ पे सरफेस एरिया की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए न्यूक्लियस बाद में डीजनरेट हो जाते हैं, एक्चुअली शुरुआत में तो होता है, बाद में डीजनरेट कर जाते हैं। साथ ही साथ तुम्हारे याद करो सीप ट्यूब में भी नहीं था, है ना, अगर प्लांट की बात करो तो ये सब चीज़ें याद रखनी है तुम्हें। तो न्यूक्लिएटेड होता है, तो विदाउट न्यूक्लियस तो नहीं होगा यहाँ पे, तो न्यूक्लिएटेड एंड विथ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, क्लियर है ना, सो आंसर विल बी बी, वेरी मच स्मॉलर एंड फ्यूअर, ऐसा नहीं है, न्यूक्लिएटेड तो है ही नहीं, सॉरी न्यूक्लिएटेड है विथ विदाउट हेमोग्लोबिन, तो विदाउट हेमोग्लोबिन नहीं है, ओके। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन इन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग और ह्यूमन दोनों में क्या कॉमन है। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो यहाँ तुम्हें एक्सटर्नल देखने को मिल जाता है, और ह्यूमन में तुम्हारा इंटरनल देखने को मिलता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। न्यूक्लिएटेड आरबीसी भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लिएटेड है सिर्फ फ्रॉग में, ह्यूमन में तुम्हारा ए न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि अगर एडल्ट की बात कर रहे हैं तो देन यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, ये देखो चलेगा, क्योंकि दोनों का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरिया ही है ना, तो ये तो तुम्हारा सही है। 4 चैम्बर्ड बिल्कुल नहीं। एम्फीबियंस याद करो 3 चैम्बर्ड होते हैं, एम्फीबियंस रेप्टिलियंस 3 चैम्बर, मैंने ट्रिक बतलाया था PARAM, याद होगा तुम्हें। पाइसेस 2 चैम्बर, एम्फीबियन रेप्टिलियन 3 चैम्बर, और एप्स मैमेलियन 4 चैम्बर, जिसमें से यहाँ पे रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन था, दैट वाज क्रोकोडाइल।
सो क्रोकोडाइल में तुम्हें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो पाथ से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ तुम समझ सकते हो। सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। देखो नीट का क्वेश्चन है, तो चलो जल्दी से देखते हैं। मैंने वहां पे मार्क भी किया था टेस्टिस, टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया सही है, उसके बाद किडनी ठीक है, देन तुम्हारा सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल यहाँ पे ओके, सेमिनल वेसाइकल तो शायद नहीं था इधर जी। इसके बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट, देन क्लोएका। देखो किडनी के बाद तुम्हारा बीडर्स कैनाल आ रहा था, है ना। सो ये तीनों तक तो सही था, टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया किडनी, टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बीच में किडनी भी आएगा, टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया किडनी, चलो ठीक है। बीडर्स कैनाल, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट, देन यहाँ पे एरो लगाओ, क्लोएका, बिल्कुल सही है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। Next question is frogs heart when taken out of the body continues to beat for some time। अगर फ्रॉग के हार्ट को उसके बॉडी से निकाल दिया जाए तब भी वो कुछ समय के लिए बीट करता रहता है, यानी वो चलता रहता है। तो उसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके, सो देखो सबसे पहला क्या है, फ्रॉग इज पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल मीन्स कि वो वार्म ब्लडेड होते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है, और वैसे भी वार्म ब्लडेड नहीं, बेसिकली कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्लियर है ना। सॉरी, पोइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड ही होता है जी, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब होम्योथर्मल होता है। तो कोल्ड ब्लडेड तो है, लेकिन ये रीजन नहीं है ना कि कोल्ड ब्लडेड है इसलिए इसका हार्ट बीट करता रहेगा, ऐसा कोई रीजन नहीं है। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन समझना कि कोरोनरी सर्कुलेशन मीन्स वो सर्कुलेशन जो ब्लड सप्लाई करेगा हार्ट के मसल्स को। क्लियर है ना। कोरोनरी सर्कुलेशन जो होते हैं ये सप्लाई करते हैं ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट, द मसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की जो मसल, देखो एक तो हार्ट का चैम्बर है, तो चैम्बर में ब्लड सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन एक है तुम्हारा हार्ट के मसल्स, तो मसल्स में जो सप्लाई किया जा रहा है, सो दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि हार्ट के मसल्स को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं कर सकता है, तो हार्ट बीट कैसे करेगा। ओके, देन हार्ट इज मायोजेनिक। बिल्कुल, देखो दो टाइप के हार्ट तुम्हें देखने को मिलता है, याद रखना। यहाँ पे शायद मैंने पीछे बताया होगा, नहीं बताया होगा तो देख लो। द फर्स्ट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक हार्ट, पहला तुम्हारा न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, एंड द सेकेंड वन इज मायोजेनिक हार्ट। सो न्यूरोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिसका डायरेक्ट तुम्हारे नर्वस सिस्टम से कनेक्शन होता है, नर्वस सिस्टम से। और अगर ऐसे हार्ट को अगर कट कर दोगे तो ये डायरेक्टली स्टॉप कर जाएगा बीट करना। क्लियर है ना। जैसे ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन में तुम्हारा न्यूरोजेनिक होता है, अगर जैसे ही उसे बॉडी से निकालोगे वो बीट करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं मायोजेनिक का, तो मायोजेनिक में तुम्हारे नर्वस कनेक्शन नहीं होते, यहाँ पे सिंपली मसल्स जो होते हैं वही एक्साइट होके और वहाँ पे बेसिकली तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बेसिकली मसल्स ही होते हैं जो कि ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल, एक्साइटेबल, एक मिनट एक्साइटेबल। क्लियर है ना। और अगला ऑप्शन भी देख लो, वही है तुम्हारा ऑटो एक्साइटेबल, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो हार्ट के जो मसल्स है वही ना। सो तीसरा और चौथा दोनों सही है, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग। देखो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और ये देखो एम्स में पूछा गया है, समझ सकते हो तुम, और इसका आंसर करो। वाटर में बोला जा रहा है कि स्किन से ले रहा है और गिल्स से ले रहा है, ये रेस्पिरेशन कर रहा है। लैंड पे बोला जा रहा है कि स्किन से और बक्कल कैविटी से। क्लियर है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है वाटर में स्किन से, देखो बक्कल कैविटी से वाटर में तो नहीं करेगा, इसे काट दो। और लैंड पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे लंग्स, लैंड पे लंग्स की कोई ज़रूरत है नहीं, तो कन्फ्यूज़न होगा तुम्हें ए और बी में। ओके, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना कि लैंड पे जो बेसिकली होता है तुम्हारा, याद करो इसका स्किन जो होता है, स्किन जो होता है वो मॉइस्ट होता है। क्लियर है ना। किसके लिए, ताकि ये तुम्हारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सके। तो यहाँ पे लैंड पे बेसिकली तुम्हारे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है और साथ ही साथ तुम्हारा नॉर्मल रेस्पिरेशन भी होता है बक्कल कैविटी से। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। आगे देखो, यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, किस में बात कर रहे थे, मेल में ना।
सो आंसर विल बी मेल फ्रॉग। यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, ह्यूमन में ऐसा नहीं है, ह्यूमन में तो तुम्हारा दोनों सिस्टम ही अलग है, क्लियर है ना। तो दोनों सिस्टम यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे यूरेटर जो है वो तुम्हारा मतलब कोई कॉमन डक्ट नहीं है, यूरेटर से सिंपली यूरिन ही पास होता है, क्लियर है ना। और तुम्हारा वासा डिफरेंशिया होता है, वासा डिफरेंशिया होता है, वो सब अलग होता है जिससे कि स्पर्म पास होता है, वो हम ह्यूमन फिजियो में पढ़ेंगे, क्लियर है ना, या फिर रिप्रोडक्शन में। तो इतना ही था बेसिकली क्वेश्चंस यहाँ पे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक नया यूनिट ही शुरू करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है, जिसके अच्छे खासे वेटेज हैं और साथ साथ समझने वाला चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आओगे, और तब तक के लिए बेसिकली क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और ये बेल आइकन क्लिक कर लोगे ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल ज्वाइन कर सकते हो, चैनल का नेम सेम है, तुम सर्च कर सकते हो इस नाम को, है ना। और साथ ही साथ डॉट ग्रुप तुम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कि तुम्हें अगर कोई डॉट होता है तो क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा डॉट ग्रुप का भी, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।